आज हमारे साथ हैं रांची के सुप्रसिद्ध रंगकर्मी और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से प्रशिक्षित श्री संजय लाल, जिनका रांची के रंगमंच में एक अलग पहचान है। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा रांची में पूरा किया। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से प्रशिक्षण के उपरांत संजय लाल ने संजय खान को टीवी सीरियल आम्रपाली और 1857 क्रांति में असिस्ट किया। 4 साल मुंबई में काम करने के बाद वह रांची लौटे और अपनी एक नाट्य संस्था एक्सपोजर का स्थापना किया। संस्था एक्सपोजर ने संजय लाल के निर्देशन में कई बड़े नाटकों का मंचन देश के विभिन्न शहरों में किया है। नमस्कार, जोहार। अभी हम लोग आड्रे हाउस के परिसर में उपस्थित हैं और यहाँ पे हम लोग संजय लाल सर से बातचीत करेंगे। ये जो आड्रे हाउस का परिसर है, ये 160 वर्ष पूर्व अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया था और इसका बहुत ही सांस्कृतिक महत्व है हमारे झारखंड राज्य में, क्योंकि यहाँ पे पूरे झारखंड से कलाकार आते हैं और अपने कला को प्रदर्शित करते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे संजय लाल सर से। नमस्कार सर, जोहार। जोहार सर, अभी हम लोग बातचीत का जो शुरुआत है वो आपके बचपन से करेंगे कि बचपन में आपने किस प्रकार अपना बचपन जो है वो व्यतीत किया। आपके अपने पेरेंट्स के बारे में बताइए, स्कूली दिनों के बारे में बताइए कि किस प्रकार आप स्कूल के दिन में आप खेलते थे, पढ़ने जाते थे, आपका बचपन कहाँ बीता? मेरा बचपन जो है जी वो रांची में ही बीता है। मेरी जन्म भी यहीं हुई थी। जी। और बचपन में ऐसे ही उस समय तो ये मोबाइल और यूट्यूब वगैरह ये सब तो था नहीं, जी जी, है ना, जिसकी वजह से हम लोग जो है बाकायदा शाम को खेलने के लिए ग्राउंड में जाया करते थे। मेरे घर के पास जो है एक जिला स्कूल है, तो उसी ग्राउंड में हम लोग फुटबॉल और क्रिकेट वगैरह हम लोग खेलते भी थे, देखने भी जाते थे। तो बचपन मेरा वैसे ही बीता। आज तो बच्चे जो है कि बस मोबाइल के अलावा कुछ समझ में ही नहीं आता है। बच्चे खेलना तो बिल्कुल भूल चुके हैं। जी। लेकिन हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमारे समय ये सारी सुविधाएं थी। हम लोग फील्ड में जाते थे और सारा गेम हम लोग खेला करते थे। और पिट्ठो उस समय एक खेल हुआ करता था। जी जी, जो जी। पत्थरों को रख के उसको फिर वो मारना, बॉल से मार के बॉल से गिराना। मारना। और उसके बाद फिर हम लोग कंचे खेलते थे, है ना। कंचा तो आजकल देखने को भी नहीं मिलता है, तो कंचे खेलते थे। और उसके अलावा हम लोग किंग खेलते थे, तो उसमें एक चोर बनता था और उसके बाद फिर वो चोर जो है सबको जितने उसमें पार्टिसिपेंट्स हैं उस गेम में, जी जी, तो उसको वो मारा करते थे। और इस तरह का जो है ना, एक किंग भी खेला जाता था। उसके अलावा हम लोग कबड्डी भी खेला करते थे। अच्छा। तो ये हमारा बचपन तो ऐसे ही बीता खेलों को लेकर, है ना। और उस समय ये था नहीं कि मैं आर्टिस्ट बनूंगा या क्या करूंगा। जी। लेकिन मुझे पढ़ने का एक शौक़ था, है ना। अच्छा। तो हम लोग ओल्ड बुक में जाकर वहाँ पर देखा करते थे, भाई क्या क्या ओल्ड बुक सेंटर जो ओल्ड बुक दुकान है, दुकानें हैं, जी जी, है ना। तो ओल्ड बुक सेंटर में जाते थे, वहाँ से किताब सेलेक्ट करके हम लोग पढ़ते थे। तो मुझे बचपन में एक बुक मिली, है ना, एक नाटक की बुक मिली। अच्छा। वो थी नेफा की एक शाम। है ना सर, ये कब की बात है? मतलब जब ये बुक आप एक्सप्लोर कर रहे थे तो आपका शिक्षा उस समय क्या चल रहा था? मेरे ख्याल से मैं जो हूँ क्लास 7th में शायद पढ़ता था। अच्छा है ना। अच्छा। तो उस समय मैं वो बुक लिया और वो बुक एक नाटक की थी, तो मैंने उसे पढ़ा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि पहली बार मैं रूबरू हुआ कि नाटक भी एक विधा है। और तो मैंने उसे पढ़ा और मुझे बहुत अच्छा लगा कि ऐसा भी होता है नाटक में। तो वो जो है बॉर्डर एरिया का आर्मी के बैकग्राउंड में वो प्ले था। अच्छा। तो सर, ऐसा मतलब कहा जा सकता है कि आपका जो रुझान है वो कला के प्रति वो बुक पढ़ने के बाद आया, जब आपने वो नाटक का बुक पढ़ा? नहीं, मैं जस्ट ऐसे ही इंटरेस्ट की वजह से मैंने पढ़ लिया था। अच्छा। लेकिन नाटकों की रुझान जो है
वो मेरी पहले नहीं थी, है ना। तो हम लोग मेरे मोहल्ले में दुर्गा पूजा के समय एक ये होता था, क्या बोले, ऑर्केस्ट्रा, जी है ना। तो ऑर्केस्ट्रा हुआ करता था। तो मैं ऑर्केस्ट्रा होने के बहुत पहले 3 घंटे 4 घंटे के पहले मैं वहाँ पहुँच जाया करता था, और सारे आर्टिस्ट कैसे ड्रम सेट लग रहा है, कैसे अच्छा। गिटार का ट्यूनिंग किया जा रहा है जी, ना, और कैसे बाद बाकी सारे आर्टिस्ट जो है वो पहुँचते थे, अपना अपना ट्यूनिंग करते थे। तो वहाँ मुझे बहुत अच्छा लगता था। पहली बार मैंने स्टेज जो है मैंने वहीं देखा, है ना। और उसके बाद जो है मैं धीरे धीरे आगे की उम्र के आगे मैं बढ़ता गया, और उसके बाद फिर मैं जो हूँ कि मेरे एक दोस्त ने जी जी। मुझे इनवाइट किया कि आप जो है हमारे नाटक को देखने आओ। अच्छा अच्छा, रांची में ही, रांची में ही। तो यूनियन क्लब है यहाँ पे, जी जी। प्लाजा सिनेमा के पास। तो मैंने वहाँ पर उसके नाटक देखने के लिए मैं गया। तो मुझे लगा कि ये मेरा दोस्त जो परफॉर्म कर रहा है स्टेज पे, जी जी। वो कितना भाग्यशाली है। अच्छा अच्छा। और क्यों भाग्यशाली है? क्योंकि वो स्टेज पे परफॉर्म कर रहा है, जी और मेरा कितना दुर्भाग्य है कि मैं ऑडियंस में बैठ के उसको देख रहा हूँ। तो ये जो स्टेज का जो मेरे को जो ये इंटरेस्ट जो हुआ, तो वहीं से हुआ। जी जी। और ये मन में था कि वो इतना भाग्यशाली है, मेरा इतना दुर्भाग्य है कि मैं ऑडियंस में बैठा हूँ। तो इस वजह से मेरा इंटरेस्ट वहाँ पर जगा, और मैंने सोचा कि ठीक है, मैं भी नाटक करूँगा। तो एक कब की बात है? उस समय आपका एजुकेशन क्या चल रहा था? जैसे कि आप मैट्रिकुलेशन कर लिए थे या ग्रेजुएशन में थे? मेरे ख्याल से मैट्रिकुलेशन के आसपास ही होगा। अच्छा 10th 11th, उस समय तो मैट्रिकुलेशन 11th में हुआ करता था। जी जी। तो यही था, 10th या 11th था। तो वहाँ से मेरी रुझान हुई कि मैं भी थिएटर करूँगा, और ये इंटरेस्ट मेरे अंदर आ गया था। तो जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया, मारवाड़ी कॉलेज में मैं पढ़ता था, तो वहाँ पे एक ड्रामेटिक सोसाइटी थी, और उसमें जो आर्टिस्ट का सिलेक्शन होता है वो कॉलेज के बच्चे जो थे उनको सेलेक्ट किया गया था, और उनका नाटक जो है उनके साथ तैयार किया जा रहा था। जी जी। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, और मैं जो हूँ कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, लेकिन इसके बावजूद जो है मैं जाकर मारवाड़ी कॉलेज के छत पे एक रूम हुआ करता था, जहाँ पे सारे ड्रामा का रिहर्सल वगैरह चलता था। जी जी। तो मैं कॉलेज के बाद जो है वहाँ पर मैं चला गया पहला दिन, है ना। और मैं सिर्फ बैठ के मैं वो कैसे एक्ट कर रहे हैं वो मैं देख रहा था। जी। तो मैं कॉलेज सुबह मॉर्निंग 7 बजे मैं चला गया था, और उसके बाद 11 बजे के करीब जो है कॉलेज समाप्त हुआ, और मैं चला गया, लोग रिहर्सल में जा रहे थे तो मैं चला गया रिहर्सल देखने के लिए। तो उसके बाद जो है कि मैं देखता गया, और शाम हो गई। मेरे घर वाले परेशान हो गए कि भाई गया कहाँ, जी जी। है ना। ऐसे तो बिना बोले कहीं जाता नहीं है, लेकिन क्या कहाँ चला गया। तो मेरे बड़े भाई जो हैं वो और मेरा भतीजा मुझे ढूंढते ढूंढते जो है वो मारवाड़ी कॉलेज पहुँचे, है ना। तो उन्होंने नीचे मुंशी जी हुआ करते तो उनसे पूछा, तो बोला शायद ऊपर होगा, नाटक वगैरह कर रहा होगा या कुछ, जी जी। है ना। तो वहाँ पर पहुँचे मेरा भतीजा और मेरे भाई, है ना। तो उन्होंने मेरे को डांटा भी कि तुम सुबह से आए हो बिना बताए, तुम यहाँ पर नाटक देख रहे हो। तो उसकी वजह से शाम हो गई थी रिहर्सल करते करते, तो तुमको कम से कम बताना तो चाहिए था। तो इस तरह से जो है मेरी शुरुआत हुई वहाँ पर नाटकों को रिहर्सल देखते हुए। और मैं उसमें सर से रिक्वेस्ट, अजय मलकानी जी ड्रामेटिक सोसाइटी के टीचर थे, अच्छा। तो उन्होंने वो प्ले डायरेक्ट कर रहे थे। जी तो इस तरह से मेरी रुझान हुई। और पहला प्ले जो है मैं एस.एन. खलको, जिन्होंने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का एक वर्कशॉप हुआ था यहाँ पीआईटी में, जी। तो वहाँ से वो ट्रेंड हुए थे, और पहली बार जो है मैंने उनके साथ प्ले किया। हाँ। तो ये हमारा स्टार्टिंग जर्नी ये आर्ट है का। ना। सर अब मैं आपके इस पे आना चाहूँगा कि आप राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से आपने शिक्षा ग्रहण की है।
और उस दरमियान आप जो प्रवेश परीक्षा होता है उसको कैसे आपने पास किया, ये सब सारा आप वाकया बताइए ताकि दर्शकों को ये जानकर इन्फॉर्मेशन मिल सके कि वो आगे बढ़ सके, वो जान सके कि किस प्रकार राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का तैयारी किया जाता है उसका प्रवेश परीक्षा का, और वहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट होता है और वहाँ पे एंट्री मिलती है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का जो एंट्रेंस जो एग्ज़ाम होता है, जी। दो तरह का एग्ज़ाम होता है। एक होता है एंट्रेंस जिसके लिए आपको अलग अलग जोन में, उस समय 4 जोन हुआ करता था, जी कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली और बेंगलोर या चेन्नई। जी जी तो उसमें 4 जोन हुआ करता था और वहाँ से जो लोग मतलब प्रीलिम्स में जो क्वालिफाई करते थे तो उनको फाइनल में बुलाया जाता था। तो ये एक प्रोसेस थी उनकी। जी। तो मैंने प्रीलिम्स जो है क्वालिफाई किया और उसके बाद फिर जब मैं फाइनल के लिए गया तो प्रीलिम्स में तो सिर्फ रिटन एग्ज़ाम लेते हैं और उसके बाद फिर उनका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में थिएटर के बारे में पूछा जाता है कि थिएटर के जनरल नॉलेज के बारे में वो पूछा जाता है कि डायरेक्टर्स और एक्टर्स और जहाँ जहाँ थिएटर होता है उसके बारे में, नाटकों के साथ जो है कि नाटकों के बारे में भी पूछा जाता है। तो ये सारी बात थी। जी। और उसके बाद फाइनल जो है वो दिल्ली में हुआ करता था। जी जी। तो फाइनल में जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो मैं वहाँ जब गया तो मैंने वो 4 दिन का होता है। जी। 4 दिन का वर्कशॉप जो है फाइनल में लिया जाता है और अलग अलग ग्रुप में, जैसे मान लीजिए कि 200 लोगों का सिलेक्शन हुआ है प्रीलिम्स में, हर जोन, हाँ, ऑल ओवर इंडिया से। और उसके बाद फिर उनको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है कि मान लीजिए 200 है तो 50 लोगों को एक ग्रुप में डाला गया। तो इस तरह से 4 ग्रुप बनाकर अलग अलग टीचर जो है वो उनके साथ वर्कशॉप करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं। और वहाँ पर मैंने देखा कि बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी ली जाती है कि आपका उसमें क्या नॉलेज है। जी जी। है ना। तो उस समय जो है कि मैंने देखा कि एक राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के लिए आपको पेंटिंग को भी जानना चाहिए, स्केच वर्क जानना चाहिए। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में एडमिशन लेने के लिए आपको म्यूज़िक की भी जानकारी चाहिए, है ना, एक्टिंग की जानकारी तो है ही, है ना। तो ये सारी चीज़ें बहुत सारी डिटेल में जानकारी चाहिए। तो मेरा सिलेक्शन हुआ नहीं, है ना। तो दूसरे साल मैंने स्केच की प्रैक्टिस की। हमारे यहाँ पर हॉरन ठाकुर जी हैं, बहुत बड़े पेंटर हैं, है ना। तो वो हमारे उस समय तक मैं जो युवा रंगमंच एक नाट्य संस्था है उसको मैंने ज्वाइन कर लिया था, है ना। और वो हॉरन दा जो है वो हमारे प्रेसिडेंट, युवा रंगमंच के प्रेसिडेंट हुआ करते थे। जी जी। तो मैंने वहाँ युवा रंगमंच मैंने ज्वाइन किया और मैंने सोचा कि हॉरन ठाकुर जी के साथ मैं बहुत ज़्यादा काम करता रहा। मेरी बहुत इंटरेस्ट थी कि मैं आर्ट में, हालांकि पेंटिंग और सारी चीज़ों को लेकर तो कुछ पेंटिंग का काम था, ग्रुप को प्रोडक्शन को लेकर, तलवार और ढाल वगैरह कुछ था, है ना। तो हॉरन ठाकुर जी ने मुझे गाइड किया कि कैसे आप हाथों से पेंट करते हो, है ना। पेंट लेके ब्लैक अगर तलवार है तो उसमें टेक्सचर कैसे देते हो ताकि वो मेटेलिक लगे। तो वो मैंने गोल्डन और सिल्वर कलर से जो है हाथों से कैसे पेंट किया जाए, वो सारा कुछ सीखा मैंने उनसे, चूँकि इंटरेस्ट था कि मुझे जाना है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, है ना। उसके बाद फिर मैंने उनसे स्केच वगैरह की जानकारी ली। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, कहीं कहीं पर जाओ, स्टेशन जाओ और कहीं और जगहों पे जाओ और वहाँ पर स्केच लो, ताकि हमें कंपोजिशन के बारे में जानकारी मिल सके। कंपोजिशन के बारे में उन्होंने हमें गाइड किया। और स्केच में जो हम बना रहे हैं तो उसमें कंपोजिशन क्या होना चाहिए, तो उन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी दिया। तो मैं कभी पहाड़ी पर, है ना, और कभी स्टेशन पे, है ना, कभी मैं प्लेग्राउंड पे, है ना, जाकर मैंने अलग अलग जगहों पर स्केच किया। फिर उनको दिखाया मैंने, तो उन्होंने कुछ जानकारी दी कि हाँ ये स्केच बढ़िया है, इसको ऐसे करते तो ज़्यादा बेहतर लगता है। तो इस तरह से स्केच वगैरह की जानकारी, पेंटिंग के बारे में जानकारी मैंने उनसे ली। और
मैंने इस तरह से अपने ट्रेनिंग प्रोसेस को जारी रखा, है ना। और उसके बाद फिर नेक्स्ट टाइम जब मैंने दिया तो थोड़ी सी जानकारी दी, तो मेरा सिलेक्शन इस तरह से हुआ और प्रीलिम्स क्वालिफाई किया। उसके बाद फाइनल में जो हमारा स्केच वर्क था, तो उसके बदौलत जो है मैंने स्केच किया, और बहुत तरह का एग्ज़ाम होता है उसमें, तो वो सारी चीज़ें करके मैं क्वालिफाई हुआ। और 96 में मेरा 1996 में मेरा एडमिशन राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में हुआ। सर, जब आपने वहाँ पे एडमिशन ली तो वहाँ पे ऑप्शन आता है कि आप किस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, जैसे एक्टिंग हो गया, आर्ट हो गया, तो वहाँ पे आपने क्या सेलेक्ट किया कि हमको किस डिपार्टमेंट में मुझे जानी चाहिए? और ये तो आपका इंटरेस्ट पे ही बेसिकली निर्भर करता है। जी। मैं जब वहाँ गया तो फर्स्ट ईयर जो है कंबाइंड स्टडी होती है, उसमें आपको डायरेक्शन भी जानना चाहिए, डिज़ाइन भी जानना चाहिए, एक्टिंग भी जानना चाहिए। और डिज़ाइन में मतलब आपको लाइट की भी पढ़ाई की जाती है, उसके बाद सेट के लिए भी पढ़ाया जाता है, पेंटिंग और स्केच वर्क भी कराया जाता है ना। और इसके अलावा एक्टिंग की भी क्लासेस चलती है। तो ऑन स्टेज एक्टिंग और ऑफ स्टेज के बारे में आपको जानकारी दी जाती है कि ऑफ स्टेज में क्या सीखने की ज़रूरत है और ऑन स्टेज क्या सीखने की ज़रूरत है। सर, तो कोर्स जो है, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, कोर्स जो है वो 3 साल का होता है। 3 साल का होता है। उसमें पहला वर्ष जो है वो ओवरऑल आपको सारी जानकारी दी जाती है। तो किस वर्ष जो है सर ये मतलब डिवाइड हो जाता है कि आप पार्टिकुलर डिपार्टमेंट में जा रहे हैं जहाँ पे आप लाइट करेंगे, या पार्टिकुलर डिपार्टमेंट में जा रहे हैं जहाँ आप एक्टिंग करेंगे या इसका स्टडी करेंगे, इसके बारे में जानेंगे? वहाँ पे 2 ही तरह का ट्रेनिंग दिया जाता है जी। एक है एक्टिंग, है ना, और दूसरा होता है डिज़ाइन एंड डायरेक्शन। जी जी। तो मेरी शुरुआत मेरी मतलब एक्टिंग में भी था, डिज़ाइन में भी था जी। लेकिन हमारे बैच के सारे लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग जो है एक्टिंग ही लेंगे। सबका कोई जाना नहीं चाह रहा था डिज़ाइन में। जी। मेरा इंटरेस्ट था, इसके बावजूद मैंने देखा कि कोई नहीं रहा है डिज़ाइन का काम, तो मैंने इंटरेस्ट मुझे डिज़ाइन में भी था, एक्टिंग में भी था। सर, जब वहाँ से आपने शिक्षा ले ली, उसके बाद होता है कि इंडस्ट्री में जाना है, अपने आप को एक्सप्लोर करना है कि मैं अपॉर्चुनिटी को ग्रहण करना है, तो आप वहाँ से जब रांची आए, शायद वहाँ से निकले, तो उसका बारे में बताइए कि जब वहाँ से आपने शिक्षा ले ली उसके बाद का जर्नी आपका क्या रहा? वहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद मैं रांची आया जी। और मैंने सोचा कि क्या किया जाए, है ना, क्योंकि बिल्कुल 3 साल आप इतनी सुविधाओं में रहते हैं और अचानक 3 साल के बाद जो है आप बिल्कुल अपने एरिया में जाते हैं या कहीं दिल्ली में भी रहते हैं, हाँ, तो अचानक से सारी चीज़ें, सारी सुविधाएं जो है ले ली जाती है। तो उसके बाद क्या करें, है ना, ये चिंता जो है बहुत आपके दिमाग में आती है कि अब हम क्या करें। तो मैंने उसके बाद भी मैं मुंबई में हमारे एक राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के डायरेक्टर हुआ करते थे संजय खान के साथ, वो टेलीविज़न पे काम किया करते थे। तो मैंने उनसे फ़ोन पे बातें की कि मैं आना चाहता हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ और आपको असिस्ट करना चाहता हूँ। जी जी। है ना। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम आ जाओ। और राजस्थान में एक चौमू जगह है, जी जी, है ना, जहाँ पे उनका शूट चल रहा था 1857 क्रांति, अच्छा, है ना। अच्छा। तो उसमें भी टीवी सीरियल, और उसमें भी जो है कि सारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनको लेकर वो ये था, सीरियल था, जी जी, है ना। तो वहाँ पे उनका शूट चल रहा था, तो उनके साथ मैंने असिस्ट किया, है ना। और असिस्ट करने के बाद जब वो सीरियल ख़त्म हो गया तो उसके बाद फिर मैं भी मुंबई आ गया, मुंबई में मैं रहने लगा, है ना। और उसके बाद फिर रवि केमू करके एक डायरेक्टर थे, है ना, वो कर रहे थे आम्रपाली, अच्छा, है ना। फिर मैंने उनको असिस्ट किया
है ना। फिल्म का बात की आपने? आम्रपाली नहीं, सीरियल वो भी। अच्छा, ये भी सीरियल? हाँ, ये भी सीरियल था। जी जी। तो दोनों सीरियल में मैंने काम किया। अच्छा, उसके बाद फिर मैं रांची आया, और ये उसके कब की बाद बात है सर? ये 2002 की बात है, 2002-3 ऐसे। हाँ जी जी। हाँ, ये इसकी बात है। 99 में मैं सेलेक्ट हुआ है। 99 में मेरा कोर्स कंप्लीट हुआ एनएसडी में, और उसके बाद 2 साल मैंने उनके साथ बिताया। जी जी। हाँ, 2003 में मैं जब रांची आया तो उस समय मैं बैचलर ही था। तो ये तय हुआ कि भाई अब शादी वादी कर लेनी चाहिए, और जी, भैया जी। गृहस्थी बसाना चाहिए। गृहस्थ बसाना चाहिए। तो उसके बाद भी भैया जो है ऑलरेडी देख के रखे थे कहाँ पे उनको जी। पसंद था लड़की वगैरह। तो उसके बाद हमारी शादी हुई। शादी होने के बाद फिर मैंने सोचा कि अब यहाँ पे हूँ तो मैं कुछ काम कर लेता हूँ। तो मैंने बच्चों के वर्कशॉप से मैंने शुरुआत की। अच्छा, वर्कशॉप आपने ऑर्गेनाइज स्टार्ट किया? मैंने रांची में? ऑर्गेनाइज किया, है ना। तो ये वर्कशॉप स्टार्ट किया, है ना। उसके बाद एनएसडी में जाने के पहले ही मैं 2 प्ले मैं डायरेक्ट कर चुका था। जी एक जी। था होली और दूसरा था कोर्ट मार्शल, जी जी। है ना। तो ये दोनों प्ले मैंने डायरेक्ट कर लिया था। तो उसके बाद फिर चूँकि डायरेक्शन का अनुभव था, और एनएसडी में रहते हुए मैं डिज़ाइन एंड डायरेक्शन कुल के तरफ भी मैं बहुत मेरी रुझान थी। तो एक्टिंग के साथ साथ मैं डिज़ाइन भी जहाँ भी कहीं मौका लगे बैक स्टेज काम करने का, जो भी प्लेज वगैरह हुआ करते थे एनएसडी में, तो डिज़ाइन और डायरेक्शन में वहाँ भी सीखता रहा। अलग अलग डायरेक्टर के साथ काम किया, जो अनुभव था। तो उसके आधार पर मेरा इंटरेस्ट जो है एक्टिंग में भी था, और डिज़ाइन में भी था, और डायरेक्शन में भी था। तो मैं फिर यहाँ आकर मैंने बच्चों के साथ कार्यशाला की, और कार्यशाला के बाद मैंने यहाँ भी प्ले करना शुरू किया। और 2008 में एक फुल लेंथ प्ले जो है मैंने किया, जिसका नाम था चरणदास चोर, है ना। सॉरी सर, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ फिर से। आपने एक संस्था का मतलब निर्माण किया जिसका नाम है एक्सपोजर, और उसके तहत आपने ढेरों जगह मतलब ऑल ओवर इंडिया में जाकर आपने प्लेस किए हैं, और रांची के बहुत सारे जो थिएटर आर्टिस्ट हैं उनको आपने प्लेटफॉर्म दिया है, और वहाँ से बहुत लोग सीख रहे हैं एक्सपोजर से, और आगे उनका जर्नी आगे जा रहा है। तो सर मैं ये जानना चाहूँगा वो संस्था का निर्माण के बारे में, आपने कैसे सोचा, आपने कैसे किया, और उसको कैसे आगे बढ़ाया, और लोगों को किस प्रकार आपने जोड़ा? मैंने जो हाँ, पहली बार मैंने एनएसडी से पास आउट होने के बाद पहली बार हमने एक प्ले जो है, हमें एक वर्कशॉप मिला था कि ठीक है रांची जाओ और आप वहाँ पर एक वर्कशॉप करो जिसमें एक प्रोडक्शन करना है। तो पहली बार मैंने वो प्ले किया, उसका रिपोर्ट वगैरह मैंने एनएसडी में दिया, है ना। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे एक प्ले किया। उस समय मेरा कोई बैनर नहीं था, अपने इंटरेस्ट की वजह से मैंने एक दूसरा प्ले किया, वो था चरणदास चोर। 2011 में मैंने पहली बार अपने ग्रुप का रजिस्ट्रेशन कराया, है ना। और 2011 से हमारा रजिस्टर्ड ग्रुप है एक्सपोजर के नाम से। फिर मैंने उसके तहत जो है मैं प्ले करने लगा, और उसके बाद फिर प्ले का सिलसिला चलने लगा। और उसके बाद फिर मैंने टूटा आईना किया, वहाँ से उड़ीसा से एक स्क्रिप्ट आई थी, उड़िया स्क्रिप्ट, और उसमें मैंने वो प्ले किया, है ना, टूटा आईना। और उसके बाद फिर ये जर्नी चालू रही। उसके बाद फिर मैंने टूटा आईना के बाद मैंने जिस लाहौर नहीं देखिया वो जन्मिया नहीं, है ना, वो प्ले किया। और उसके बाद अभिज्ञान शाकुंतलम किया, और उसके बाद फिर हमने झारखंड के वीर सपूत किया, है ना। और उसके बाद फिर हमने झारखंड के वीर सपूत के बाद हमने कोर्ट मार्शल किया। तो इस तरह से जर्नी मेरी चालू रही। और हमारे से ट्रेंड होकर बहुत सारे स्टूडेंट जो है आज मुंबई में काम कर रहे हैं, है ना। उसमें अमरनाथ एक है जो कि काफ़ी सारे सीरियल वगैरह में वहाँ काम कर रहा है और इस्टेब्लिश है। कोरोना का पीरियड में भी वो मुंबई में ही था और वो काम करता रहा कोरोना के पीरियड में भी, है ना। एक राकेश बाबू, अभी अपना नाम चेंज करके राकेश बाबू कर लिया है ना। तो राकेश जो है आज भोजपुरी फिल्मों में
अच्छा खासा काम कर रहा है, लगातार काम कर रहा है ना। उसके अलावा वो हिंदी फिल्मों में भी काम कर रहा है। जी कृतिका करके एक लड़की थी, है ना, वो भी मुंबई में है। इस तरह से काफ़ी लोग जो है वो मुंबई गए और मुंबई में काम करने लगे। जी जी। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो हमारे साथ काम करते हुए, ट्रेनिंग लेकर, है ना, वो गए और मुंबई में जाकर उन्होंने काम किया। जी जी। तो ये सारी चीज़ें हैं। सर मैं आपसे इस बारे में बात करना चाहता हूँ कि हम लोग का जो रांची का जो जगह है, यहाँ का जो आर्ट के प्रति लोगों का जो रुझान है, लोग प्लेस को देखने आ रहे हैं, पहले जो आते थे अब जो आ रहे हैं, इसके साथ ढेर सारे क्वेश्चंस जुड़े हुए हैं कि जब आप प्ले कर रहे हैं उसमें ढेर सारे चैलेंजेस हैं, आर्टिस्टों को जोड़ना, उसका फाइनेंशियल एस्पेक्ट है, तो इन सारे मुद्दों पे आपका क्या कमेंट होगा? कहा जाए तो थिएटर के लिए भी आपको फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है जी ना। और आपका अगर ग्रुप रजिस्टर्ड है तो आपको स्टेट गवर्नमेंट के आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट से भी ग्रांट मिल सकता है, अगर बढ़िया काम करते हैं तो, है ना, ग्रांट मिल सकता है। और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की, वहाँ से भी आपको ग्रांट मिल सकती है। तो ये बहुत मुश्किल होता है कि आप जब बिना किसी साधन के आप प्ले करें, है ना, कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है ना, उसके बावजूद आप प्ले करें। तो मेरी शुरुआत जो हुई थी 2003 से लेकर 2011 तक जो है मैं छोटे छोटे प्ले करता रहा और अपने ग्रुप के नाम पे ही मैं उसे प्रोड्यूस करता रहा। लेकिन कहीं से कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, तो मैं कहीं एक्टिंग टीचर के रूप में मैं जाता था पढ़ाने के लिए। तो वहाँ से जो पैसे मिलते थे, अब मैं घर से तो नहीं कहूँगा कि आप मुझे पैसा दो मैं नाटक करूँगा, ये तो बहुत मुश्किल है। तो एक तरह से जीरो बजट में, पैसा नहीं है हमारे पास, लेकिन चलो ठीक है ये बहुत ज़रूरी है तो हम लोग इसको करेंगे। तो वो सारे खर्च को सहते हुए हम लोगों ने प्ले किया। कोई सपोर्ट नहीं मिलता था, उसके बावजूद हमने प्ले किया। तो हमारे काम को देखकर फिर स्टेट गवर्नमेंट ने और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने हमें ग्रांट देना शुरू किया। तब फिर जाके हमने इस फाइनेंशियल की जो सपोर्ट मिला मुझे तो उसके द्वारा मैंने वो सारे प्लेज करना शुरू किया। और वो यही वजह है कि अभिज्ञान शाकुंतलम जैसे बड़े प्ले जिसमें 42 आर्टिस्ट हैं, या झारखंड के वीर सपूत जिसमें 55 आर्टिस्ट थे, है ना। तो हमें जब फाइनेंशियल सपोर्ट मिला तो मैंने उसके शोज़ रांची में बड़े पैमाने पे किया। और ये सारे शोज जो है हमने जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम का शो हमने चाईबासा में भी किया, आदि बिंग महोत्सव में। और उसके बाद फिर हमने जम्मू भी ले गए उस प्ले को शो करने के लिए। उसके बाद झारखंड के वीर सपूत जो है उसे हमने आपका भोपाल में भी शो किया हमने झारखंड के वीर सपूत का। इसके अलावा जो हमारा चरणदास चोर है उसका शो हमने बंगाल में भी किया, उड़ीसा के 3 शहरों में, अलग अलग जो शहरों में हमने उस प्ले का शो किया। और उसके बाद फिर उसके बाद फिर हमने और भी कुछ प्लेस जो हैं जिसके हमने बाहर शोज़ किए, है ना। जिस लाहौर नहीं देखा वो जन्मा नहीं, उसके भी शोज हमने बंगाल में हमने शो किया, शांतिपुर में, और फिर उड़ीसा में जाकर हमने इसका भुवनेश्वर में और बालांगीर में उन नाटकों का हमने शो किया। लोहरदगा में हमने उन नाटकों का शो किया, जी जी, है ना। जी तो अगर वो गवर्नमेंट का हमें सपोर्ट अगर नहीं मिले तो बहुत मुश्किल है, जी जी, है ना। और इस तरह से जो भी स्टूडेंट हमारे पास आए उन्हें हमने कोई फाइनेंशियल प्रेशर नहीं डाला कि आपको इतना पैसा देना पड़ेगा तब आप हमारे साथ रिहर्सल करोगे, हम तुम्हें नाटकों में लेंगे। तो उनसे हमने कोई कोई भी पैसा हमने लिया नहीं, और उनको ट्रेन किया और ट्रेन करके हमने शोज़ किए, है ना। तो सर हम लोग फाइनेंशियल एस्पेक्ट पे बात कर रहे हैं, लेकिन जो थिएटर आर्टिस्ट ट्रेंड हो रहे हैं अभी पूरे झारखंड का बात करें तो उनका फाइनेंशियल स्टेटस बहुत ही ख़राब रहता है। उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रहा है, जिसके वजह से वो फाइनेंशियली डिप्रेस रहते हैं। तो उनके बारे में आप क्या कहें?
नहीं, मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप बहुत ईमानदारी से अगर काम करते हो, तो आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा, है ना। अब जैसे जिन एक्टर्स का मैंने उदाहरण दिया, जी। हमारे बहुत सारे एक्टर्स जो हैं आज मुंबई में काम कर रहे हैं। जी। तो अगर आप प्लस यहाँ पे बनने वाले जो फिल्म है ना, चाहे AK-47 हो, जो यहाँ वेब सीरीज बनी, जी, जी, जी। है ना, उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे फिल्म बने, खास करके जो फिल्म पॉलिसी है यहाँ पर बनने के बाद, है ना, बहुत सारी फिल्में यहाँ पर बनी है नागपुरी लैंग्वेज में। तो वो लोग ईमानदारी से काम किए और उस ईमानदारी से काम करने की वजह से ही अपने आप को इस्टेब्लिश किए यहाँ के फिल्म इंडस्ट्री में और बम्बई के टेलीविज़न और फिल्म इंडस्ट्री में जाकर। तो अगर ईमानदारी से आप काम करो तो आगे चल के आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा ही, है ना। तो बहुत सारे एक्टर्स जो है हमारे काम कर रहे हैं यहाँ पर बनने वाली वेब सीरीज में। और प्लस कोई भी विधा है, चाहे आप डॉक्टर बनने के लिए आप एडमिशन लेते हो मेडिकल में, और या आप इंजीनियरिंग करने के लिए आप ट्रेनिंग लेते हो, जी जी, तो आपको 5 साल उसमें लगाना पड़ेगा, तभी आप इंजीनियर और डॉक्टर बनते हो, है ना। तो उसी तरह से थिएटर की शुरुआत, वहाँ से आपको तो पैसा मिलता नहीं कि आप इंजीनियरिंग पढ़ो मैं आपको पैसा दूंगा, जी, ऐसा तो होता नहीं है। हाँ, बल्कि पैसा लिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने जो अपना स्ट्रैटेजी ये अपनाया हुआ था कि मैं एक्टर्स से पैसा लूँगा नहीं, है ना। और हम लोग जो शोज करते रहे उससे मैंने एक्टर्स को पैसा दिया ही, है ना। बहुत ज़्यादा पैसा तो नहीं दे सकता, लेकिन हमने पैसा दिया। तो आज म्यूज़िक हो, पेंटिंग हो, या मार्शल आर्ट हो, है ना, कोई भी विधा, या आप संगीत सीखते हो या इंस्ट्रूमेंट से प्ले करते हो, चाहे आप म्यूज़िक वोकल सिंगर हो, है ना, अगर इन विधाओं में अगर आपको ट्रेनिंग लेनी है तो वहाँ फ़ीस देना पड़ता है। जी जी। लेकिन मैंने थिएटर में ये सोचा कि नहीं, मैं फ़ीस लूँगा ही नहीं, है ना। ज़रूरत पड़ने पर जब हमारा फाइनेंस ठीक ठाक रहेगा तो मैं सपोर्ट करूँगा। आप आ रहे हो जा रहे हो, तो मैंने उसे कन्वेंस के रूप में मैंने कुछ पैसे दिए ही है। तो इस तरह से है। और जो लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं, जिनका टारगेट है कि हाँ ओके मुझे फिल्म इंडस्ट्री में जाना है, मुझे आगे चल के थिएटर करना है, तो वो लोग को फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है इंडस्ट्री से। आज के डेट पे जो है दहलीज फिल्म बनी, तो उसके डायरेक्टर ने मेरे साथ ही शुरुआत की, जी जी, है ना। 2015 में जब हमने जिस लाहौर नहीं देखा वो जन्मया नहीं प्ले कर रहा था, तो उसमें एक आलिफ करके कैरेक्टर है चाय वाले का, तो वो पुरुषोत्तम ने किया उस रोल को। यहाँ से उसकी शुरुआत हुई। आज लकी करके एक एक्टर है जो हमारे साथ चरणदास चोर में उसने रोल किया, है ना। आज के डेट पे उसने बहुत ज़्यादा बढ़िया काम कर रहा था बम्बई जाके। अब यहाँ पर वो अपना स्टूडियो इस्टेब्लिश कर रहा है यहाँ के फिल्म को लेकर काम करने के लिए। अभी दीपक लोहार के साथ वो असिस्ट कर रहा है कैमरा के रूप में, और वो काम कर रहा है। तो ऐसी बात नहीं, अगर ईमानदारी से काम करोगे, कोई भी विधा हो, तो आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा ही। जी जी जी। अब मैं झारखंड में थिएटर के भविष्य पर आऊँगा कि चाहे रांची हो या जमशेदपुर हो, हर एक जगह आपको मतलब 4-5 ऑर्गेनाइजेशन मिलेंगे जो थिएटर को सपोर्ट कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। आप अब तो विश्वविद्यालय से भी जुड़ गए हैं और वहाँ पे आप टीचिंग कर रहे हैं, तो सर आपको झारखंड में थिएटर का क्या भविष्य दिख रहा है, आगे किस तरह जा रहा है? झारखंड में बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, थिएटर आर्टिस्ट, जो थिएटर कर रहे हैं, है ना। और आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट से एक शुरुआत हुई थी कि हर सैटरडे जो है सनी परब के नाम से वो हर ज़िले में वो सनी परब ऑर्गेनाइज किया जाता था, है ना। मतलब अब नहीं किया जा रहा है? हाँ, अब बंद कर दिया डिपार्टमेंट ने, पता नहीं क्यों बंद किया, मुझे पता नहीं, है ना। लेकिन वो सनी परब के नाम हर शनिवार को जो है वहाँ पर म्यूज़िक, वोकल सिंगिंग और थिएटर, इन तीनों विधाओं को वहाँ पर परफॉर्म किया जाता था हर शनिवार को। तो उसकी वजह से बहुत सारे थे, और उनको पेमेंट भी किया जाता था। तो उसकी वजह से बहुत सारे थिएटर ग्रुप जो है उन्होंने अपने अपने ज़िलों में थिएटर करने की शुरुआत की,
और बहुत सारे थिएटर ग्रुप बने उस दौरान और उन्होंने परफॉर्म करना स्टार्ट किया। यहाँ पर भी रांची में जो ऑर्डर हाउस है वहाँ पे उसके इंडोर ऑडिटोरियम में भी प्लेज हुआ करने लगे, प्ले होने लगे जी। और डांस और म्यूज़िक को भी एक प्लेटफॉर्म मिला। जी जी जी। लेकिन वो अचानक बंद कर दिया गया। तो मुझे लगता है कि ये शुरुआत जो हुई थी बहुत अच्छे से अलग अलग ज़िलों में थिएटर करने की सनी परब के नाम पे, वो कंटिन्यू करना चाहिए। वही तो एक मौका मिला था आर्टिस्टों को कि ठीक है हम लोग प्ले करें और प्ले का जो प्लेटफॉर्म है वो आपको मिल रहा है हर ज़िलों में। तो वो जो बंद कर दिया गया जिससे वो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। और फिर भी इसके बावजूद बहुत सारे लोग जो है वो थिएटर कर रहे हैं। और मैं रांची के संदर्भ में मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ की स्थिति बहुत ही बुरी है। वो इसलिए कि राजधानी होने के बावजूद एक भी ऑडिटोरियम ऐसा नहीं है जहाँ पे आपको सारे इक्विपमेंट के साथ, है ना, साउंड सिस्टम जहाँ लगा हो, जहाँ पे लाइट्स लगी हो, है ना, वैसा सिस्टम जो हम लोग बाहर प्ले करने जाते हैं तो वहाँ पर हमको सुविधाएं मिलती है। चाहे वो भुवनेश्वर का रविंद्र मंडप हो, चाहे अलग अलग जगह जहाँ भी हमने शो किया तो वहाँ पर ऑडिटोरियम जो है लाइट्स के साथ, साउंड के साथ सब कुछ बना हुआ है। लेकिन रांची में ये सुविधा है ही नहीं। रांची में ऐसा पहला चीज़ तो ऑडिटोरियम है ही नहीं। हम चाहे कि बाहर से हम लाइट लगा के हम कर ले, है ना, तो वो तो है ही नहीं। जबकि पब्लिक सेक्टर जो चाहे CCL हो, CMPDI हो या MTI हो, सेल हो, है ना, ये सारे जगह पे जो है वो ऑडिटोरियम है वहाँ पे। लेकिन क्या है, MTI जो है वो MTI के लिए है, सेल का जो ऑडिटोरियम है वो सेल के लिए है। तो उनका अपना है ऑडिटोरियम जहाँ पे हमें चाहकर भी हमें ऑडिटोरियम नहीं मिल पाता है। हाँ, बहुत मुश्किल से ये ऑडिटोरियम अवेलेबल होता है। और ये जो है हमारा ऑर्डर हाउस, यहाँ पर ना आपके पास विंग्स है, ना साइक्लोरामा है, ना लाइट्स है गवर्नमेंट का होने के बावजूद। तो एक जो सबसे बड़ी कमी है रांची शहर की, वो एक अच्छा ऑडिटोरियम हमारे पास नहीं है जहाँ पे हम कलाकार जो है अपने नाटकों का परफॉर्मेंस करें। तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। और हर शहर में, चाहे मैंने डाल्टनगंज में भी मैंने काम किया है और हज़ारीबाग में भी मैंने शो किया है ना, दुमका में भी मैंने वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया है, तो वहाँ पर एक ऑडिटोरियम है टाउन हॉल के नाम पर। लेकिन रांची में तो है ही नहीं जहाँ पे हम लोग परफॉर्म कर सके। अब ये एक बहुत अजीबोगरीब बात है कि हम अगर यहाँ पर शो करते हैं, हम भी थिएटर प्रमोशन के लिए काम कर रहे हैं और आर्ट एंड कल्चर का ही एक काम है थिएटर करना, तो हम लोग भी थिएटर के लिए काम करते हैं। लेकिन हमें ये जो ऑर्डर हाउस है वो उसके लिए हमें पैसा देना पड़ता है ना। 12,000 रुपये आपको वहाँ पे करना पड़ेगा और उसके बाद भी 10,000 आपको सिक्योरिटी देना पड़ेगा। जबकि यहाँ पर ना कोई लाइट्स लगी हुई है, ना कोई विंग्स और ना कोई साइक्लोरामा, कोई सुविधा नहीं है। लेकिन इसके बावजूद जो है हमें 12,000 रुपये हमको देना पड़ रहा है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले अगर ज़रूरत है कि थिएटर में कि एक ऑडिटोरियम, एक रंगशाला होने की ज़रूरत है। और यही वजह है कि आज के डेट में पटना जो है वो बहुत आगे बढ़ चुका है, क्योंकि वहाँ पर एक कालिदास रंगालय है है ना। पटना में जो है कालिदास रंगालय है, जहाँ पर हर शाम कुछ ना कुछ प्रोडक्शन होता ही है। लोग शाम को देखते हैं कि चलो यार शाम हो गया है, कहीं कुछ हो तो इवेंट तो देखा जाए। सोचते कि चलो कालिदास रंगालय में कुछ तो देखने को मिल जाएगा, है ना। तो वो लोग जो है कि कालिदास रंगालय जाते हैं और वहाँ पर कोई ना कोई प्ले होता रहता है। ओवरऑल हम लोग बात कर रहे थे अभी सुविधा के बारे में जो रांची में उपलब्ध है थिएटर आर्टिस्ट के लिए। उपलब्ध नहीं है सुविधा। हाँ, मतलब जो उपलब्ध है वो बहुत ही कम है सुविधा अपेक्षाकृत, क्योंकि ये अपेक्षा की जाती है कि ये शहर जब राजधानी है तो यहाँ पे एक अच्छा सुविधा, अच्छा ऑडिटोरियम होना चाहिए जिससे आर्टिस्ट यहाँ पे प्लेस कर सके। तो सर मैं आपका लास्ट कमेंट चाहूँगा कि आप दर्शकों से क्या अपेक्षा रहते हैं, वो दर्शकों से क्या अपील करते हैं
इसके बारे में? मेरे साथ सौभाग्य ये रहा कि मुझे कभी दर्शकों की कमी महसूस नहीं हुई। जब भी मैंने शो किया है तो लगभग हाउस पैक हमें ऑडियंस मिली है ना। तो दर्शकों से मुझे यही कहना है कि आप थिएटर देखने आइए और कुछ डोनेट कीजिए, क्योंकि थिएटर जो है बहुत मुश्किल से होता है। ये एक ऐसा आर्ट फॉर्म है जिसमें म्यूज़िक, डांस, पेंटिंग और एक्टिंग और लिटरेचर, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। तो मैं आग्रह करूँगा कि ये विधा बहुत कठिन विधा है और हर प्ले के लिए हमें कम से कम 45 दिन, अगर फुल लेंथ प्ले है तो 30 दिन से लेकर 45 दिन, 55 दिन हम लोग रिहर्सल करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि ऑडियंस जो आती है, हालांकि हम लोग की तरफ से ये डिमांड नहीं है, हाँ, लेकिन ऑडियंस आए और उन्हें लगे कि हाँ चलो बहुत मेहनत किया गया है, तो वो डोनेट करे, क्योंकि यहाँ पर जो थिएटर होता है उसके लिए कोई टिकट शो नहीं किया जाता है। तो मैंने ये प्लान किया है कि दर्शकों से मैं कहूँगा कि आप प्ले देखने आए हैं, आपको अच्छा लगा है, स्टैंडिंग ओवेशन भी आपने दिया है, तो आप थिएटर को कुछ डोनेट कीजिए, जो भी आपकी इच्छा हो, भले 5 रुपये ही डोनेट करें, है ना, जैसा भी आपको लगता है तो आप डोनेट करें और थिएटर को ज़िंदा रखें। तो मैं यही चाहूँगा कि दर्शकों की तरफ से कि आप सपोर्ट करें थिएटर एक्टिविटी को। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें इतना व्यस्त समय से निकाल कर हम लोगों को, दर्शकों को समय दिया और उन्हें लाभप्रद जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच आपको भी, है ना, क्योंकि आप जिस तरह का प्रोग्राम करने जा रहे हैं ये बिल्कुल अनूठा प्रोग्राम है और बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे इन सारी चीज़ों पर बात करते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।